नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं एक बार फिर बिग डिबेट विद संतोष पाठक लेकर संतोष पाठक जी हाजिर हैं। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार शिव जी और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज हमारे साथ कुछ मिनट बने रहिएगा। जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इस देश का गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा है। सबसे पहले भी हमने वो खबर आपको बताई थी और लगातार उसका फॉलो अप भी दे रहे हैं। जब तक उसकी अंतिम परिणति नहीं हो जाती है तब तक फॉलो अप देते रहेंगे आपको। तो फिर खबर यही है कि क्या योगी को हटाने के लिए अब मोदी के शर्मा के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उतर गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार 2019 से प्रयासरत हैं। 2020 में बात बन चुकी थी कि एकाएक कोरोना का पदार्पण हो गया, बात आई गई हो गई। फिर वाइस आ गई तो कहा कि जिस व्यक्ति ने पाप किए हैं वही पाप अपना भुगते, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। चुनाव लड़ा गया, सब जीत गए, केशव प्रसाद मौर्य हार गए। और जब हार गए तो फिर वो थोड़े से बैकफुट पर आ गए। हालांकि दिल्ली वालों के वो खेमे के व्यक्ति थे और बाद में ये साफ भी हो गया कैसे हराए गए, क्यों हराए गए। उन्हें तत्काल डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करा दी गई। और ये कोई नया हुआ नहीं था, इससे पहले उत्तराखंड में भी जब पुष्कर धामी चुनाव हार गए थे तो उन्हें भी सीएम की शपथ दिलाई गई थी। 2022 से लेके 2023 तक मामला साइलेंट मोड में चला। 24 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद एकदम उबाल आया। खेमेबाजी, गुटबाजी और लोकसभा हार का ठीकरा सीधा योगी आदित्यनाथ के सर पे फोड़ने की तैयारी, सब कुछ चला। और जब मामला तूल पकड़ा और अंतिम पायदान पर जा रहा था कि कुंभ की आहट हो गई। कुंभ की आहट के चक्कर में फिर एक बार वो फाइल नीचे दब गई, कहा कुंभ करा दीजिए। और कुंभ में जो योगी जी के 2-3 अधिकारी समर्थक थे और 2-3 उनके सोशल मीडिया के प्रभारी थे, वो सब इस बात पे उतर गए कि हम 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना देंगे। और वो पूरी टीम और खुद योगी आदित्यनाथ कार्ड लेकर सभी साधु संत महंत धर्माचार्य के पास जाना और जाके ये तय कर लेना कि 4 फरवरी बसंत पंचमी के दिन हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा और प्रधानमंत्री पद का 2029 का दावेदार 2013 की तरह कुंभ से का ऐलान कर दिया जाएगा। अब ये बात सुनकर दिल्ली वालों का तो पारा इतना चढ़ गया था कि वो देख रहे थे कुंभ खत्म कैसे हो। और तत्काल गृह मंत्री का आगमन होता 27 जनवरी को और 4 फरवरी तो दूर की बात थी, 29 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन हादसा हो जाता है। और तब से लेकर अब तक वो हादसा उभरने नहीं दे रहा है। वो हादसे की वजह दिल्ली के प्रचार से रोके गए, दिल्ली के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाए गए और भी किसी मौके पर नहीं बुलाए गए। केवल नीति आयोग की बैठक, मुख्यमंत्रियों की बैठक उसी तक सीमित थी। मुलाकात के लिए छटपटा रहे थे, मुलाकात हो नहीं पा रही थी। अभी आके मुलाकात हुई, वो बड़ी अजीबोगरीब मुलाकात थी। वो वही मुलाकात थी कि काफी दिन की शिकवा शिकायत के बाद जाते हैं तो किसी ने कहा कि पिताजी के पास चले जाना, उनके हाथ पांव जोड़ लेना तो वो माफ कर देंगे। पिताजी के पास गए, पिताजी ने कहा ये काम तो हमने बंद कर दिया, अब चाचा जी को समझा लो। हम तो मान जाएंगे लेकिन चाचा जी मानने को तैयार नहीं है। तो दौड़े दौड़े चाचा जी के पास पहुंचे। चाचा जी बोले कि अब जब हम दोनों भाई तो बुजुर्ग हो चुके हैं, हमने बड़े वाले बेटे को काम सौंप दिया है, आप उनसे जाके अपना राजीनामा कर लीजिए। और ये राजीनामा हो नहीं पा रहा है। इधर राजीनामा की बात करके गए थे कि पीछे से मंत्रियों की फौज दौड़ पड़ी। पहले शर्मा जी का अधिकारियों के पेच कसने का बयान, फिर लखनऊ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की दौड़ और कल तो आधी रात पर उन्होंने जो किया उससे पूरी सरकार तार तार हो गई है कि सरकार में हो क्या रहा है। और इसी के बाद जब जैसे ही वो कूदे तो केशव प्रसाद मौर्य फिर अपना फावड़ा लेके कूद गए कि अब तो रास्ता काट देंगे क्योंकि पानी तेजी से बह रहा है। इस दौरान एक और महिला बाल विकास मंत्री एक दरोगा के ट्रांसफर को बैठी रही। अब मंत्री ट्रांसफर नहीं करा पा रहा तो प्रदेश सरकार की हैसियत कैसी है, प्रदेश सरकार की मंशा कैसी है, ये सब जग जाहिर है। तो सीधा संतोष सर और क्या ब्रेकिंग है, हमने तो भूमिका बताई
देखिए, पूरा इतिहास एक तरह से आपने बता दिया, लेकिन मैं उसका थोड़ा-सा कुछ पहलुओं का ज़िक्र करना चाहूँगा, जो दर्शकों के लिए जानना बहुत ही रोचक होगा। योगी आदित्यनाथ को लेकर आजकल फिर सोशल मीडिया पर ज्योतिषियों की बाढ़ आ गई है, जो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ, उनके सितारे थोड़े-से बुलंद हैं। अगर राजनीतिक गोटियाँ उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से पासा उन्होंने फेंका, तो निश्चित तौर पर राजनीति में एक बड़ा कद उनका बनेगा। लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। प्रयागराज के महाकुंभ में जो हुआ, जितनी भगदड़ मची, भगदड़ की संख्या छुपाना, मृतकों की संख्या छुपाना, मृतकों के परिवार को जाकर कैश में राशि बाँटने का गुनाह करना, वो तो ईडी की जाँच की जद में आना चाहिए था मामला, लेकिन आया नहीं। देखते हैं कल, परसों कभी सरकार बदलेगी तो ज़रूर आएगा। ये महापाप हुआ है, जो योगी को हमेशा सालता रहेगा। अब वो उनकी खुद की सोच थी या उनके सो कॉल्ड करीबी अधिकारियों की, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज को नहीं समझते, आस्था और धर्म को नहीं समझते कि आस्था और धर्म के मामले में अगर आप पाप करेंगे, तो फिर आपको हिसाब-किताब देना पड़ेगा। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दे पे आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, हमने जो थंब दिया पहले मैं उसको जस्टिफाई कर देता हूँ। मोदी के एके शर्मा के बाद शाह के केशव भी मैदान में उतर गए। क्यों कहा मैंने? एके शर्मा आईएएस अधिकारी, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी थे। 20 वर्षों से ज़्यादा समय तक मोदी के साथ काम किया। पहले गुजरात में उनके साथ थे अधिकारी के तौर पर, प्रधानमंत्री बन के आए, तो जितने लोगों को साथ लेके आए गुजरात से, उसमें एके शर्मा भी थे, जिनको साथ लेकर वो प्रधानमंत्री कार्यालय में आए और बाद में सेवानिवृत्ति समय से पहले 18 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हो गए, जिसका एहसान जताते हुए नज़र आ रहे थे वो वीडियो में। और बाद में वो यूपी भेजे गए, कहा गया मुख्यमंत्री बनाएँगे, लेकिन योगी जी मंत्री बनाने को तैयार नहीं हुए, बड़ी मुश्किल से वो मंत्री बने और उनको आप मान के चलिए 2022 से 2025 में उनको समझ में आ रहा है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। 3 साल उनको ये पता करने में लग गया कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी उनसे झूठ बोल रहे हैं, अधिकारी उनको बहका रहे हैं, तो जनता हमारी समझदार है, दर्शक हमारे समझदार है कि 3 साल बाद शायद दिल्ली दरबार ने बताया होगा कि अरे क्या कर रहे हो? मंत्री हो, कुछ तो करो, कुछ तो बोलो। तब वो लगातार बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्स पर पोस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आते हैं केशव प्रसाद मौर्य को मैंने शाह का आदमी क्यों कहा? राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने थे एक ज़माने में और उत्तर प्रदेश में ऐसा सूखा करके चले गए कि 13-14 सालों तक सरकार ही बीजेपी की नहीं आ पा रही थी। 2017 का विधानसभा चुनाव, उस समय अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बहुत बेताबी से वो ढूँढ रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष कौन मिले, जो उनके जातीय समीकरण को फिट बैठाए। राजनाथ सिंह वो जानने को भी तैयार नहीं थे, उन पे भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे। उमा भारती पोस्टर पे तो थी, लेकिन उमा भारती की सांगठनिक क्षमता नहीं थी कि वो यूपी का प्रदेश संगठन चला सके। कलराज मिश्रा एबीपी के पहले अध्यक्ष तो थे, ब्राह्मण चेहरे तो थे, लेकिन संगठन के लिए कुछ नई पौध चाहिए थी। तो इन तमाम चेहरों पे घूमते-घूमते उनकी नज़र पिछड़ी जाति के एक नेता, जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, अशोक सिंघल के करीबी रहे, केशव प्रसाद मौर्य पे गई। केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। ठीक वही समय था शिव भाई, ये बड़ा दिलचस्प चीज़ बताता हूँ। ठीक वही समय था कि उसी प्रयागराज के जोन से आने वाले, कौशाम्बी से आने वाले विनोद सोनकर को अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी को उस समय बहुत ही गहराई से, उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से कवर करता था, तो उत्तर प्रदेश में अब की बार 300 पार का जो पहला बोर्ड जो बनाया था ना, वो विनोद सोनकर ने बनवाया था। एससी मोर्चा का प्रोटेस्ट हो रहा था। एससी मोर्चा के कार्यक्रम में पहली बार वो बोर्ड नज़र आया था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। अब की बार 300 पार और मायावती पे सबसे ज़्यादा हमला बोलते हुए विनोद सोनकर नज़र आ रहे थे और वो दलित नेता के तौर पर उभरते हुए नज़र आ रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े नेता के तौर पर उभरते हुए नज़र आ रहे थे। उत्तर प्रदेश में भाजपा का वनवास खत्म हुआ, 300 वो पार कर गए और एक ही इलाके से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य और विनोद सोनकर के संबंध ऐसे हो गए कि जब केशव प्रसाद मौर्य 2022 में विधानसभा चुनाव हारे, तो विनोद सोनकर पर आरोप लगाया गया और विनोद सोनकर 24 का लोकसभा चुनाव हार गए, तो ये कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य ने हरवा दिया। तो ये एक ही क्षेत्र से आने वाले नेता की राजनीति है, कई तरह के इसमें किंतु परंतु हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जब-जब योगी को हटाने की सुगबुगाहट की गई, कुछ न कुछ हो गया। 2022 में सिराथू से चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे।
सब सारी गोटियां सेट हो गई थी। 17 में दावेदार थे तो मनोज सिन्हा आ गए, बाद में कहा कि ये होगा कि मनोज सिन्हा ना बने किसी और को बना दो, तो योगी कूद के आ गए। 22 में आए तो अपना विधानसभा चुनाव हार गए, बड़ी मुश्किल से दिल्ली दरबार ने उनको फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनका मंत्रालय बदल दिया। पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण महकमा जो है उनसे छीन लिया गया। उसके बाद से वो लगातार बेताब, परेशान, कोशिश करते रहे। दिनेश शर्मा साहब तो उप मुख्यमंत्री से हट गए, ब्राह्मण कोटे से ब्रजेश पाठक बने। अब जब मौका आया धनखड़ वाला, धनखड़ के बाद अब दिल्ली की लॉबी बेचैन है, किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ को हटाना है। पहले एके शर्मा आगे हुए, अधिकारियों की क्लास लगाते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अपने यहाँ बुला लिया। फिर एक वीडियो रिलीज करते हुए नजर आए कि बताइए पार्टी के नेताओं की क्या हालत है कि एक अधिकारी उनको अड़का दिए जा रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों नेताओं का नाम लेते हुए। एक पूर्व अधिकारी को कह रहा है कि ज्यादा बोलो मत, ये सबको मैं जानता हूँ, पूरी बीजेपी में जानता हूँ। मंत्री साहब वो वीडियो शेयर करते हैं, अपनी बेचारगी बताते हैं। मैंने उस पोस्ट पे लिखा कि सर आप अगर ये भी बताते कि कार्रवाई करती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। बाद में उन्होंने अगले वो कार्रवाई का भी उन्होंने किया कि हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन अपनी बेचारगी बताते हुए नजर आए। और उसके बाद एके शर्मा के बाद केशव प्रसाद मौर्य। अब केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? वो सीधे सीधे अधिकारियों को कह रहे हैं कि भाई सिर्फ कागजी घोड़े मत दौड़ो, और आगे कह रहे हैं कि धरातल पर योजनाओं का काम दिखे। स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गांव बनाने पर फोकस दिया। अब स्मार्ट सिटी मोदी जी का नारा है, कितने स्मार्ट सिटी बने खैर उसको तो मैं जाने देता हूं, लेकिन मोदी जी के पैटर्न पे चल के, स्मार्ट सिटी के पैटर्न पर चल के स्मार्ट गांव बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को हड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यानी केशव प्रसाद मौर्य भी सीधे सीधे ये मैसेज देना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को, भारतीय जनता पार्टी के मिशन को, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लागू नहीं कर रहे हैं अधिकारी। और किसके कहने पे लागू नहीं कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर। और ये बड़ी शिव जी, हालांकि बात को कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हमने 3-4 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि फेज वाइज चलेगा। एक एक नेता आगे किया जाएगा, जैसे शतरंज के गेम में होता है ना, एक एक सिपाही आगे करते हैं, बोहरा आगे करते हैं, फिर घोड़े की बारी आती है, फिर ऊंट की बारी आती है। एक एक योद्धा को आगे किया जाता है और घेरेबंदी की जाती है राजा की, कि राजा को घेर लिया जाए, या तो उसको राजा को अकेला छोड़ दिया जाए कि वो खुद ही कहते कि भाई मैं हार मान लेता हूं, या फिर उनकी कुर्सी छीन ली जाए, उनको एक तरह से हटाकर शतरंज के गेम में हरा दिया जाए। तो शर्मा के बाद केशव प्रसाद मौर्य उतर गए हैं, और इंतजार कीजिए अगले 48 घंटे पाठक साहब भी उतरेंगे, और हो सकता है कि कई और मंत्री भी उतरेंगे। जिन मंत्री साहिबा का आपने नाम लिया कि एक दरोगा का ट्रांसफर करवाने के लिए उनको धरने पे बैठना पड़ा, और उनके पति किस तरह से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ, जो कि पूर्व सांसद भी थे, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के साथ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। और ब्राह्मणों में जो चिंता है, देखिए 2017 का जो पोस्टर बना था उसमें ब्राह्मण चेहरा भी था, कल्याण मिश्र। तो दलितों को बताया गया कि दलित सीएम बनेगा, पिछड़ों को बताया गया पिछड़ा सीएम बनेगा, ब्राह्मणों को बताया गया ब्राह्मण सीएम बनेगा। और वो सीएम बन गए जो पोस्टर पे चेहरा ही नहीं था। योगी आदित्यनाथ उस समय पोस्टर में नहीं थे 2017 के विधानसभा चुनाव में। तो बीजेपी ने सभी जातियों के साथ खेला किया, लेकिन ब्राह्मण थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहा है। हालांकि डिस्क्लेमर भी लगा देते हैं कि हम दोनों उसी समुदाय से आते हैं, लेकिन जब एक पब्लिक परसेप्शन बन जाता है कि हम जब लोगों के बीच में जाकर बात करते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, नेता ये सब कह रहे हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड बैठेंगे तो दिल्ली में बैठे हुए नेता भी ये कह रहे हैं, और ये अपने आप में बता रहा है कि अब योगी जी के खिलाफ तो मामला एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। और ये जो आखिरी लाइन हमने थंब में लिखी थी, क्योंकि हम हवा हवाई बात नहीं करते, कि योगी को हटाकर ही मानेगी ये गुजराती लॉबी, ये बात तो तय है। कैसे हटाएंगे, किस तरह से हटेंगे, हटने के बाद क्या बवाल होगा, या फिर धनखड़ साहब के बारे में जैसे कहा जा रहा है कि बेचारे को बंधक बना लिया गया, बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं, कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही। अगर नहीं, देश के पूर्व देर रात राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार महेश जाला जी ने मैसेज दिया है हमें कि वो बेहद अस्वस्थ हैं। कई जगह मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में उनके लिए पूजा अर्चना की जा रही है। डॉक्टर अभी बुलेटिन जारी नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हों। ये सब चीजें कब होती हैं? जब कोई दिक्कतें होती हैं तभी होती हैं। तो नहीं, निश्चित इस देश की ये शिव जी बड़ा गंभीर मसला है कि देश के लोकतंत्र की हालत आपने क्या बना दी। एक व्यक्ति जो बिना बोले नहीं रह सकते, तबीयत खराब है मान लिया, लेकिन संशय की स्थिति पैदा कर दी है आप।
सोचिए कि इस देश में कोई कल्पना कर सकता था कि कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर दूसरे नंबर पर आने वाले पद से इस्तीफा दे और वो सीन से गायब हो जाए। और ये बात बहुत सही उठाई वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कि तबीयत खराब है तो मेडिकल बुलेटिन नाम की चीज भी होती है। उनकी तबीयत खराब है तो उनकी पत्नी कहाँ है, जो तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके साथ नजर आती थी, पूरे देश के दौरे पर जहां भी जाते थे, उपराष्ट्रपति साहब के साथ उनकी पत्नी भी जाया करती थी। उनकी पत्नी कहाँ है? उनके स्टाफ में से कोई निकल कर क्यों नहीं आ रहा जो उनकी तबीयत के बारे में बता रहा है? ये संशय की स्थिति जो पैदा कर दी गई है ना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसीलिए किंतु परंतु उठ रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सामने आकर बता देता, एम्स हॉस्पिटल में जाते, वहां से कोई मेडिकल बुलेटिन आ जाता, परिवार की तरफ से कोई बयान आ जाता। ये सब नहीं आ रहा है। धनखड़ साहब दिख नहीं रहे हैं और दावा उनकी नजरबंदी का किया जा रहा है। और ये सीधे-सीधे इस देश के लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक मूल्यों पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। देश ने वो भी दौर देखा है सर जी। राजीव गांधी की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्री, प्रधानमंत्री आवास जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, बाहर आते हैं, बिल्कुल खुले छुट्टे में कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और अब मैं बेनकाब करूंगा, मेरे पास स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। सरकार उस समय भी थी, 416 सांसद थे। वो फोर्स 416 घोटाले। सांसदों के बावजूद वीपी सिंह का रास्ता रोका नहीं गया, वीपी सिंह को नजरबंद नहीं किया गया। आज 240 सांसदों के बल पर अगर सरकार में इतनी हिम्मत आ रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस पाप के भागी हैं। और यकीन मानिए, आज नहीं तो कल उनको भी हिसाब देना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब को भी, कि उन्होंने अपने समर्थन से टिकी सरकार में ऐसा कैसे होने दिया। बिल्कुल, जनता तो जवाब सवाल भी करेगी और जवाब भी मांगेगी। और हालांकि इस सरकार ने तो कसम खा ली है किसी के सवाल का जवाब ना देने का। आप किसी से भी एक सवाल कीजिए, वो जवाब नहीं देगा। भाई, आपको याद होगा हिमंता बिस्व शर्मा को लेकर कितनी गृह मंत्री की पीसी है, मैं जेल भेज के मानूंगा। और उन्हीं गृह मंत्री से जब एक एबीपी न्यूज के पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि आप हिमंता बिस्व शर्मा को कैसे चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, आप तो जेल भेजने वाले थे, तो उन्होंने कहा ये भी कोई सवाल होता है, ये भी कोई सवाल आप पूछ रहे हैं। जब मीडिया अपने रोड से भटक चुकी हो, वो गलत सड़क पर चल पड़ी हो, तो सर सवाल करने की क्षमता तो फिर सबकी खत्म हो जाती है। करोगे क्या? जो सवाल करेगा उसकी एंट्री नहीं होगी, उसको पास नहीं मिलेगा, उसको वहां तक जाने नहीं दिया जाएगा। और जो सवाल नहीं करेगा उसके लिए 2 चेयर और पड़ जाएंगी, उनके लिए एक ऑफिस खुल जाएगा। तो स्थितियां विकराल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थितियां संभलने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले दिनों में अगर हम आंकड़ा देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 100 से ज्यादा विधायक भी नाराज दिख रहे हैं। अगर सबके नाम आप फेरिस्त बनाओगे तो हो सकता है ये आंकड़ा 150 भी क्रॉस कर जाए। मंत्री लगातार नाराज दिख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष चुन नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी, हालांकि 6 नाम सुझाए हैं। उन 6 नामों में कौन बनेगा, किसका नाम होगा? दलितों में विनोद सोनकर जिनकी चर्चा कर रहे थे, और एक और सोनकर साहब हैं जो एमएलसी रहे हैंगे। अगर हम ब्राह्मण चेहरा में लाएंगे तो हरीश द्विवेदी भी हो सकते हैं, दिनेश शर्मा भी हो सकते हैं। अब दलितों के पिछड़ों में देखो किसके हाथबाजी लगती है, बीएल वर्मा के लगती है या फिर बरेली के मंत्री जी के हाथ में लगती है, पशुधन विकास मंत्री के हाथ। लेकिन यहाँ पिछड़ों के या लोध समुदाय से अध्यक्ष बनने पर एक बड़ी बात आपको बता दें, आपने कल्याण सिंह परिवार को नजदीकी से कवर किया होगा कि अगर लोध समुदाय से कोई बनेगा तो बिना राजू भैया की सहमति के नहीं बनेगा। और राजू भैया बीएल वर्मा के नाम पर तो सहमति नहीं जताएंगे, ये आप मान के चलिए। लोध समुदाय से उनके पास ये कॉपीराइट है कि बिना उनकी सहमति के नहीं बनेगा, ऐसा मेरा आकलन है। तो अब कुल मिला के इन सब चीजों में यहां ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें 6 नाम में एक भी नाम ऐसा नहीं है जो दोनों सोनकर नामों में से विद्याधर सोनकर जी हो या फिर विनोद सोनकर जी हो, हरीश द्विवेदी हो या दिनेश शर्मा हो, बीएल वर्मा हो या फिर मंत्री जी हो। इन 6 नामों में एक भी योगी खेमे का नाम नहीं है।
तो आखिर प्रदेश में रचा क्या जा रहा है? बस अंतिम सवाल आपसे, बस ये रचने का जो भूमिका है वो मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने आपने लाइन आपने योगी को कल, विदा ही कल्याण के से माध्यम आपने कल्याण सिंह जी का जिक्र किया। मैं 3-4 चीजें, बड़ी दिलचस्प चीजें दर्शकों को बताता हूँ, ये हमारे शो की खासियत है। 2014 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव बना के भेजे गए। पहले नरेंद्र मोदी साहब ने अमित शाह को भेजा उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बना के। अमित शाह उससे पहले दिल्ली रहते थे। सबसे पहले वो कल्याण सिंह से मिलने का उन्होंने समय मांगा, कल्याण सिंह के पास गए, कल्याण सिंह के पास बैठे। बाकी जिसके पास, पूरे यूपी के नेताओं के पास बैठते थे, वो कहते थे साहब हम ये जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे, मोदी जी का जलवा है। और पूरा कल्याण सिंह के पास बैठे। कल्याण सिंह ने जो ये रिपोर्ट बना के ले गए थे कुछ सीटों का, उस सीटों को लेकर कल्याण सिंह ने कहा कि ये सीटें आप हार जाओ। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि इस पे आप इसको सोच रहे हो, इसको, इस पे मैं नाम नहीं लूंगा चार नेताओं का, इस पे आप इसको सोच रहे हो, इसकी जाति का ये है, इसके खिलाफ ये माहौल है, ये वहां से हार जाएगा, इसको आप इसको सोच रहे हो। अब अमित शाह के लिए दंग रहने की बारी थी। अमित शाह किसको उम्मीदवार बनाने के बारे में लोकसभा में सोच रहे हैं, ये रिपोर्ट तक कल्याण सिंह के पास थी। सोच लीजिए उस नेता का रुआब। मुख्यमंत्री रहते हुए लखनऊ से जब अपने इलाके में पहुंचते थे तो हेलीकॉप्टर से नहीं आते थे, बाई रोड आते थे। यहाँ योगी जी जब दिल्ली आते हैं तो लखनऊ से ये हिंडन एयरबेस पे उतरते हैं, हवाई जहाज से आते हैं। और हिंडन एयरबेस से जो यूपी सदन दिल्ली जाने का जो रास्ता पकड़ते हैं, बिल्कुल चकाचक रास्ता है, जो नया वाला हाईवे है राजनगर एक्सटेंशन से होते हुए। कई बार हम लोगों ने सोशल मीडिया पर सलाह भी दी कि महाराज एक बार जीटी रोड से निकल जाते तो बड़ा अच्छा होता, या हिंडन एयरबेस से निकलते हैं तो जो आप लेफ्ट होते हैं बाहर निकल के जरा राइट हो जाइए, जो आप वजीराबाद की रोड की तरफ जा रहे हैं जरा उसको एक बार आप देख लीजिए तो जरा अच्छा होता। तो खैर नहीं, तो हवा में उड़ने वाले नेता हवा में उड़ने वाले रहते हैं। तो अमित शाह दंग रहे। फिर उनको लगा कि नहीं, इस नेता के साथ बैठना चाहिए। उसके बाद अमित शाह, जो 73 सीट जिस लोकसभा चुनाव में जीती थी 80 में से, कल्याण सिंह के साथ बैठे, एक एक नाम पर डिस्कस हुआ। कल्याण सिंह ने अपने कोटे से 4-5 नाम आगे किए। अलीगढ़ से सतीश गौतम का नाम आगे किया, बुलंदशहर से भोला सिंह का नाम आगे किया, बीएल वर्मा उनके करीबी माने जाते थे, अपने बेटे का उन्होंने नाम आगे किया। और फिर चुनाव में कई सारी चीजों की जरूरत होती है, दर्शक अच्छी तरह से समझते हैं। इनके बेटे को, जो राजू भैया को जो टिकट दिया गया, अमित शाह ने सीधे सीधे कल्याण सिंह को कह दिया कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको चुनाव लड़ाने में जितने संसाधन की जरूरत पड़ेगी वो हम देंगे। तो 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, वो पार्टी की तरफ से वो सारा संसाधन था। लेकिन कल्याण सिंह जी के जाने के बाद स्थितियां थोड़ी सी बदली। हालांकि कल्याण सिंह ने जिन जिन नेताओं को कहा उनका टिकट नहीं काटा। राजू भैया को भी टिकट दिया कि आप निकाल नहीं पाए। भोला सिंह लगातार लोकसभा नहीं, चुनाव उन्होंने जीत रहे हैं। उन्होंने उन्होंने बाकायदा 9 बीएल फार्म ले लिए थे और हाँ, ये कह तो दिया था इनमें हम नाम भरेंगे, केवल राजनाथ जी के दस्तखत करा के हमें दे जाना। तो हाँ, थोड़ा तो सा 14, नानुकुर की थी उस समय अमित शाह ने। तो मोदी जी ने हाँ, कहा कि वो 9 पहुंचा देना, उसमें 10 तो कर देना लेकिन 8 मत करना। तो 8 अमित शाह मत जी कर। 10 लेकर पहुंचे थे। हाँ, तो उनके उनके कोटे के नेताओं को लगातार 2024 में भी टिकट मिला ही मिला है। बीएल वर्मा कल्याण सिंह के बहुत करीबी हुआ करते थे। हालांकि राजू भैया से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन जो सहकारिता मंत्रालय जो संभाल रहे हैं ना अमित शाह, जो नया मंत्रालय बनाया उसमें सहकारिता राज्य मंत्री है, तो इसलिए बीएल वर्मा साहब का नाम थोड़ा सा आगे चल रहा है। लेकिन उस तरफ नहीं जाके, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि पिछड़ी जाति से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, अगर योगी हटेंगे तो पिछड़े और दलित जाति से ही उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय मानकर चलिए। तो प्रदेश अध्यक्ष का जो कोटा होगा, अगर पिछड़ा सीएम बनेगा तो प्रदेश अध्यक्ष दलित बनेगा या ब्राह्मण बनेगा, और अगर दलित सीएम बनेगा तो फिर प्रदेश अध्यक्ष जो होगा वो ब्राह्मण और पिछड़ा बनेगा। मैं 2 नेताओं का नाम आगे मानकर चल रहा हूं। विनोद सोनकर, वो भी अमित शाह के करीबी हो गए थे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि वो बोलते बहुत ज्यादा है, और जब बोलते बोलते वो कई चीजें ज्यादा बोल जाते हैं, मोबाइल पे बात करते हुए कई चीजें ज्यादा बोल जाते हैं। और आजकल तो मोबाइल का क्या हो रहा है सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी में सब डरे समय रहते हैं। हरीश द्विवेदी जो सांसद खेल प्रतियोगिता होती है ना, जितनी बार भी करवाया वो अमित शाह को ही बुला के लेके आते थे। बिहार का उनको सह प्रभारी भी बनाया गया। तो उनका, अगर ब्राह्मण चेहरे में आएंगे तो उनका नाम आगे आएगा। हाँ, हरीश द्विवेदी का नाम इसलिए आगे आ सकता है कि हरीश द्विवेदी योगी आदित्यनाथ से लड़ सकते हैं, योगी आदित्यनाथ से भिड़ सकते हैं। बाकी ब्राह्मण चेहरों में कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा जो योगी आदित्यनाथ से लड़ सके। विनोद सोनकर को भी अगर आलाकमान खुली छूट दे देगा तो वो भी सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ से लड़ सकते हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का मामला इसलिए नहीं सुलझ पा रहा क्योंकि योगी को दिल्ली लेके जाना है और फिर जातीय समीकरण के हिसाब से मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बिठाना है। योगी आदित्यनाथ अभी तक सरेंडर करने को तैयार नहीं है, मैदान में जुटे हुए हैं। ये दो मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री अधिकारियों को हड़का रहे हैं और योगी साहब अधिकारियों की बैठक बुलाकर कह रहे हैं चिंता मत करो, मैं हूं ना। वो शाहरुख खान की एक फिल्म है ना, मैं हूं ना। तो उसी तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं, वापस आएंगे तो एक बैठक होगी, बड़ी बैठक होगी और उस बड़ी बैठक में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। और अभी तो निशिकांत दुबे की एंट्री थोड़ी सी हुई थी, दिल्ली में 2 लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। निशिकांत दुबे की भी इसमें एंट्री होगी तो हो सकता है कि कई और मंत्री भी नए नए तरह के खुलासे करते हुए नजर आए। और कुंभ में जो भगदड़ मची उस पर बीबीसी की रिपोर्ट है। और उसके दूसरे पहलू पे मैं फिर गौर करवा रहा हूं, उसके दूसरे पहलू पे गौर कीजिए। जो उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले कैश का मुआवजा देकर आए, 20,000 से ज्यादा आप कैश रख नहीं सकते, मुआवजा आप कैश में दे नहीं सकते। जिनको आधिकारिक तौर पर मृतक घोषित किया गया उनके परिवारों को तो पैसा दिया गया, अकाउंट में पैसा दिया गया, लेकिन जिनको कैश में पैसा देकर आए हैं वो सवाल अभी तक बना हुआ है कि कैश का वो जो पैसा था वो आया कहां से था, और जितने लोगों को नहीं दिया गया अगर वो पैसा भी आया तो वो पैसा गया कहां। तो जाहिर सी बात है कि पैसे का हिसाब किताब नहीं है तो ब्लैक मनी है, हवाला का मनी है। और जैसे ही ब्लैक मनी होगा तो ईडी की एंट्री भी होगी। तो अगर इन्होंने 10-15 दिन में सरेंडर नहीं किया तो तय मानकर चलिए कि ईडी की एंट्री भी होगी। उत्तर प्रदेश के वो पुलिस वाले जो बिहार जाकर और गर्व से फोटो खिंचवाते हुए नोटों का बंडल दे रहे थे, उनको तलब कर लिया जाएगा कि आओ जरा बताओ, अब कोने में आओ और बताओ कि पैसा कहां से आया था, पैसा कहां से आया था। बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है और कभी कभी जो हम चाहते नहीं है वो हो जाता है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा यूट्यूब चैनल ऐसे हटा दिया जाएगा, क्योंकि हम जनता की आवाज उठाते हैं। तो जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं और जो नहीं चाह रहे थे वो हो गया तत्काल। ऐसे ही कुर्सी किसी की बपौती नहीं होती। आपने देखा धनखड़ साहब ने विपक्ष का जीना दूभर कर दिया, बोलने नहीं दिया। एक अध्यापक के भांत उन्होंने नर्सरी के छात्रों की तरह विपक्ष के सांसदों के साथ बर्ताव किया। आज वो धनखड़ जी अपनी पीड़ा नहीं बता पा रहे हैं। वक्त की बात है, समय और काल और चक्र ये किसी को पता नहीं है। हमारा अगला पल क्या होने वाला ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो कम से कम एक ऐसा तो व्यवहार आप बनाए रखें कि जब आप किसी पद से अपदस्थ हों तो लोग आपके पीछे लाइन लगाकर खड़े हों कि साहब आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी तो कोई गलती नहीं थी। और 3 चुनाव तो पाठक जी मैं देख चुका उत्तर प्रदेश के। 3 चीफ मिनिस्टरों का करियर बर्बाद करने वाले यूपी के बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया सलाहकार, जो तीनों मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री बनवा बैठे और 2 तो नेपथ्य में चले गए। एक का खेल खत्म हो गया। एक लड़ाई लड़ रहे हैं दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की और एक अपने कुर्सी बचाने के लिए पिछले 6 महीने से जद्दोजहद में, 24 के बाद अब तो 1 साल हो गई जद्दोजहद में। तो हमेशा एक अच्छा बिहेव, अच्छा व्यवहार बनाए रखें, शालीनता बनाए रखें। जैसे ही हमें कोई और बड़ी खबर मिलेगी, संतोष पाठक जी नहीं, की एक चीज और जोड़ दूं। आपने वो मीडिया सलाहकार और आपने अधिकारियों की बात कही ना, कैसे अधिकारी निपटाते हैं वो देखिए। मायावती तो अपना दर्द तक बयान नहीं कर पा रही कि कैसे उनके साथ खेला हो गया। अखिलेश यादव को कुर्सी से हटने के बाद एहसास हुआ, वो भी कब एहसास हुआ जब कुछ अधिकारियों ने कई बार बेल बजने के बाद भी उनका फोन नहीं उठाया। कई अधिकारियों को उन्होंने किसी और, उसमें उनके चाचा भी थे, कई और लोग भी थे, उनके कहने पे उन्होंने बहुत भाव दिया, बहुत प्रमोशन दिया, उन अधिकारियों ने गच्चा दे दिया। कई अधिकारी उनके साथ रहते हुए गच्चा दे गए, तो उनको बाद में समझ में आया कि खेला हो क्या क्या हुआ। और अखिलेश यादव फिर बाद में अपने दुख दर्द को बयां करते हुए नजर तो आते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब की हालत आप मान के चलिए कि मायावती जी की तरह हो। अगर वो केंद्र में मंत्री बनकर भी आ जाते हैं, भविष्य में कुछ और भी बनते हैं, लेकिन वो अपने दर्द को बयान नहीं कर पाएंगे कि कैसे उनके मीडिया सलाहकार, कैसे उनके करीबी अधिकारियों ने उनके नाम का फायदा उठाया। मैं योगी आदित्यनाथ को इसमें अलग नहीं कर रहा हूं। अगर आपके करीबी ने फायदा उठाया तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार थोड़े बहुत तो हैं ही, भले ही आप तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन आपके करीबी ने फायदा उठाया, जिम्मेदार तो है ही।
और कुंभ में भगदड़ की घटना छुपाने की सलाह जिस व्यक्ति ने भी दी, मैं फिर कह रहा हूं कि कुंभ में भगदड़ की घटना छुपाने की और मृतकों की संख्या छुपाने की सलाह जिस व्यक्ति ने भी दी, योगी आदित्यनाथ को एक समय ऐसा आएगा कि उस अधिकारी को पूरी तरह से बैन कर देंगे कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उनके लिए अच्छे दिन की शुरुआत तो कम से कम नहीं होगी। शिव जी। नहीं, उनका मन शांत नहीं होगा। पाठक जी, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है, हम तड़फड़ाते रहते हैं, कहते नहीं है लेकिन मन में कसक होती है। फिलहाल आपने दर्शकों को बहुत बढ़िया और बेहतरीन जानकारी दी है। दर्शक इस वीडियो को देखें और अगर पसंद आ जाए तो आगे जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको सब जगह नहीं मिलेंगी और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम बिग डिबेट विद संतोष पाठक रखा गया है। तो पाठक जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।